हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, आज जो है आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पिछले क्लासेस में मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रहा था, बट ये सारे चीज़ें नहीं हो पाया। इसको फिर से मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं। आपका इंटरफेस कंटिन्यू था और इंटरफेस के कंडीशन में अपन देखे G1 और एस फेज। और इसके बाद जैसे ही बात करेंगे कि दोनों की कंडीशन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट बात करी। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या कि एस फेज की कंडीशन में बोले तो सिंथेसिस फेज के कंडीशन में आपको बात किए थे कि सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। दैट मीन्स की रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। तो अब जो है रेप्लिकेशन करने का मतलब है कि डीएनए की अमाउंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। आपको मैंने बताया था कि भाई इस फेज में जो होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होती है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेंस कांस्टेंट। क्रोमोसोम की नंबर क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फेज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यदि मान लो कि अपन बात यहाँ पे करें कि एक सेल है हमारे पास जो कैसा है, डिप्लॉयड है, एक सेल है। तो इसके कंडीशन में अपन जाने कि ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, किसका, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं। तो ये कितना है, 2C, ठीक है। तो ये सेल जैसे ही फेज को क्रॉस करती है, मान लो कि ये G1 स्टेज में है और इसको क्रॉस करवाना है किसको, एस फेज को। तो जैसे ही जाएंगे तो क्रोमोसोम की नंबर क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सेम, जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ। लेकिन डीएनए की अमाउंट जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4C। बिल्कुल एक लॉजिकली मैंने बात बताया था कि मान लो कि एक सेल हमारे पास है। इस सेल के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करते हैं कि G1 स्टेज में है और ये 2N है, या मान लो कि N है, कुछ भी हो सकता है, तो ये 2C है। ये सेल क्या करा कि मतलब ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि ये एस फेज में इंटर करेगी और इंटर करने के बाद जो है इसकी अमाउंट क्या हो जाएगा, डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब कि ये 4C हो जाएगी, लेकिन क्रोमोसोम एज यूजुअली सिमिलर होगा, जितने पहले था उतना ही होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये फेज जो है आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अपन ये किस में बात करते हैं, G2 एस की बात करते हैं, S2 और G2, एस और G2 की बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे डिवीजन फेज का, जैसे ही डिवीजन फेज की बात करेंगे तो ये सेल फिर से क्या होगा, टूट के बट जाएगा। तो यहाँ पे फिर से इसमें जो है क्या, 2C हो जाएगा ये डिवाइड करके। लेकिन क्रोमोसोम की नंबर यदि माइटोसिस है तो बेटा कितना, एकदम बिल्कुल सिमिलर होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना, 2C, बट गए ये 4C कितना हो गए, 2C। ये सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि एक क्वेश्चन मैं अराइज करता हूँ आपसे, सिंपल, मतलब कि एक हमारे पास जो है मान लो कि गैमीट है। तो गैमीट के कंडीशन में कितना, C। और यहाँ पे ये गैमीट जो है मतलब कि किस में, G1 के कंडीशन में। तो ये जो है जैसे ही अपन बात करते हैं कि ये एस फेज को क्रॉस करती है तो इसमें जो है यही रहेगा। और कंडीशन क्या है कि G2 के अलावा यदि बात करें, G2 के अलावा बात करें तो यहाँ पे एस एंड G1 के अलावा G2 की बात करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि बेटा जो हमारा ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम मोनाड क्रोमोजोम है। क्या है, मोनाड क्रोमोजोम है। तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, सिंगल है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे ये हैप्लॉइड सेल के बारे में बात करें तो ये क्रोमोजोम है, मोनाड है, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, C है। तो ये जैसे ही एस फेज को क्रॉस करेगी तो इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये डायाड क्रोमोजोम बन जाएंगे। कितना, डायाड क्रोमोजोम। तो आपको ये कौन सा क्रोमोजोम है, मोनाड, और ये क्या है, डायाड। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। 2 क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। और ये इसमें क्या है, एक ही क्रोमेटिड्स है। तो इसके कंडीशन में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या था, यहाँ पे C था, यहाँ पे क्या हो गया, 2C हो गया।
सिंपल सा हैप्लॉइड सेल के बारे में बात करें तो आपको लगेगा कि नहीं ये भी क्या है, ये क्रोमोजोम नहीं है। बिल्कुल क्रोमोजोम नहीं है, एकदम क्रोमोजोम है, बट ये कौन सा क्रोमोजोम, ये मोनाड क्रोमोजोम है और ये क्या है, डायड क्रोमोजोम है। जैसे ये तो हमारी जो है हैप्लॉइड सेल्स की बात हो गई, लेकिन जैसे ही डिप्लॉइड की बात करेंगे तो डिप्लॉइड के कंडीशन में आप बात करो तो ये इनिशियल स्टेज वाला है और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना 2N, मान लो कि 2N इक्वल टू कितना, ह्यूमन बीइंग लेते हैं तो 46 क्रोमोजोम। ये जीवन वाली स्टेज में है, लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे जाएं S को क्रॉस करें G2 में या S में हम इंटर करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि डीएनए की अमाउंट क्या होगा बेटा, डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन क्रोमोजोम एज यूजुअली कितना, उतने ही है, उतने ही 46 क्रोमोजोम। ये किसके कंडीशन में, S और थ्रू आउट G2, मतलब कि थ्रू आउट द फेज होगा जब तक कि सेल का डिवीजन ना हो। समझ में आ रहा है ना इतना बातें। अब माजरा क्या है कि जैसे ही अपन इसको बात करें तो ये तो हमारी हो गई। अब जनरली एक आध क्वेश्चन बनता है कि मान लो कि एक सेल है, इसको रब करूं, एक सेल है, मानो कि एक सेल है और उस सेल के कंडीशन में हमें बात करना है कि जैसे कोई ह्यूमन की कोई बॉडी सेल है, सोमेटिक सेल है जो डिप्लॉयड होगा, तो उसमें यदि मान लो कि 10 पिकोग्राम है, ठीक है ना, G1 स्टेज में, तो आपको बताना है कि उसका अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, किसके कंडीशन में, तो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा क्या, किसमें, G1 और S2 में। G1 को तो स्टे करे, G2 और S में। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यदि कोई हमारा सोमेटिक सेल है, कोई क्या है, सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। इसमें G1 स्टेज में डीएनए की अमाउंट है 20 पिकोग्राम, पिको बोले तो 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम होता है, याद रखना। जनरली पिकोग्राम में मेजर करते हैं इसको। तो क्या होता है कि इसमें जैसे ही एस फेज क्रॉस कर रही है, एस फेज मतलब कि चल रही है, तो हमको जानना है किस में, मतलब कि ये G1 के कंडीशन में था, हमें जानना है G2 एंड S की कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रोमोजोम की नंबर एज यूजुअली बेटा कितना होगा, जितना था, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। तो बिल्कुल कितना, 40 पिकोग्राम, इसका आंसर हो गया, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, यदि मान लो कि हमें मान लो कि एक जो है सिनर्जिड्स है, क्या है, सिनर्जिड्स एक एप्रोडाक्टस में होता है सिनर्जिड्स, जिसका नेचर कैसा होता है, बिल्कुल आपसे पूछ दिया जाएगा, हैप्लॉइड होता। यदि यहाँ पे G1 स्टेज में 10 पिकोग्राम जो है, 10 पिकोग्राम यहाँ पे डीएनए की अमाउंट है, डीएनए की अमाउंट कितना है, 10 पिकोग्राम है G1 के कंडीशन में, तो आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है कि G2 S एंड G2 S और G2 के कंडीशन में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन किस में, एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में कितना डीएनए होगा। बहुत ही सिंपल, आप यदि समझ गए होंगे तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जनरली हम बात करें तो ये जो है, ये कौन सा है, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे किसके, ये तो हमारा सोमेटिक सेल हो गया, सोमेटिक सेल के कंडीशन में हमें बात करना है। तो सोमेटिक क्या हो सकता है जी, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोमेटिक वाली पार्ट है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा जी, 2 है। अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल तरीके से यदि यहाँ पे अपन बात करें तो सिंपल तरीके से ये वाली चीज़ जो है क्या हो रहा है, डबल होगा, क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन क्या है कि ये यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे जो बात करें तो सोमेटिक सेल में ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, मतलब कि 20 पिकोग्राम है। सोमेटिक सेल में ऑलरेडी G1 स्टेज में कितना, 20 पिकोग्राम है। अब जो है इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 2N तो है ही, लेकिन ये जो है जैसे S फेज को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 40 पिकोग्राम जो है इसके हर सेल में होगा।
ठीक है। अब अपनी बात रह गया किसका, एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म का नेचर जो है एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अब कंडीशन क्या है कि इनिशियल स्टेज में अपन बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, इनिशियल स्टेज मतलब कि जीवन के कंडीशन में 30 पिकोग्राम। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, एस फेज को क्रॉस करते हैं तो एंडोस्पर्म का नेचर कैसा, ट्रिप्लॉइड। तो ये अमाउंट क्या हो जा रहा है जी, डबल हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब है कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 60 पिकोग्राम इसका डीएनए यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, आप हर बातें ईच एंड एवरी वर्ड को आप समझ सकते। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है आपका। चलिए अब अपन चलते हैं कहाँ, G2 के कंडीशन में। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट यहाँ पे यही हुआ, रिजल्ट हुआ कि इन एस फेज amount of DNA will be doubled, but number of chromosome remains constant। ये बातें तो समझ में आ रहा है ना, जितना है उतने ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट बट अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए G2 फेज में एंटर करिए जल्दी, क्विक। G2 फेज के कंडीशन में बेटा बात करेंगे कि G2 फेज जो है एस फेज के बाद आते हैं। इसका भी ड्यूरेशन कुछ कम नहीं है, 5 to 10 आवर्स, ठीक है ना, 5 to 10 आवर्स। कहने का मतलब है कि 5 to 12 आवर्स के आसपास अपन लिखे हुए हैं पहले भी। तो एक क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक पाई चार्ट लेंगे। इसमें अपने को जानना है कि ये क्या है बेटा, G1 है, ये क्या है S है, और ये क्या है G2 है, और ये क्या है आपका माइटोटिक फेज, ठीक है। तो अब इसके अदर नेम के बारे में बात करूँ तो ये क्या आते हैं कि S के बाद आते हैं और M से पहले आते हैं। तो प्री माइटोटिक फेज और पोस्ट सिंथेसिस फेज अदर नेम में। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे अपन तीसरा फेज किसका, G2 फेज के बारे में बात करेंगे तो इसका अदर नेम, G2 फेज का अदर नेम के बारे में बात करें, या इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या इसको जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसको ग्रोथ 2 फेज और गैप 2 फेज। इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते, क्या बोलते, पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते। और क्या माइटोसिस के पहले है तो प्री माइटोटिक फेज। बहुत सारे नेम हैं, ETC करो, इतने तो जानते हैं आप, ये तो अमूमन जानते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि इसके कैरेक्टर के बारे में जानो कि इस फेज में होता क्या है, इस फेज में होता क्या है। तो चलो यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलेंगे कि इस फेज में कैरेक्टर की बात करते हैं। इस फेज में क्या सब होता है, इस फेज में डीएनए बनना स्टॉप होता है, पहला कैरेक्टर, स्टॉपेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंथेसिस रुक गया, बट प्रोटीन एंड आरएनए कंटिन्यू टू सिंथेसाइज। क्यों भैया, कैसे, तो डीएनए तो ऑलरेडी बना हुआ है, बनना नहीं है,
फिर डीएनए से आरएनए, दैट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कि आरएनए बनेगा। और आरएनए के कंडीशन में टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ये सारे के सारे चीज़ें बन रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है बेटा कि इससे प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन बनेगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा बेटा। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो क्या कर रहा है जी? स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवा रहा है, स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हेल्प करता है बेटा किस में? हेल्प्स इन किस में भाई? सेल डिवीजन, मतलब कि कैसे? टू पुल द क्रोमोजोम, टू पुल द क्रोमोजोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे क्रोमोजोम को खींच के ले जाने के लिए इसको चाहिए। तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझना चाहिए आपको। अब कंडीशन क्या है कि इस फेज में अपन बात करें तो स्टॉपेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का सिंथेसिस रुक गया, पहला कैरेक्टर। दूसरी कैरेक्टर प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तीसरी बातें होती है कि कौन सी प्रोटीन बने, कौन सा प्रोटीन? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या है जी? सेल डिवीजन में मदद करना। कैसे? मतलब कि ये क्या करते हैं? क्रोमोजोम को पुल करके अपने अपने पोल, जैसे मान लो कि ये इक्वेटोरियल प्लेट पे ये जो है ये रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? अपने अपने पोल की तरफ, ये क्या है? स्पेंडल फाइबर, अपने अपने पोल की तरफ जो है क्रोमोजोम को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मदद किया, ये मदद कर रहा है कि मतलब आपको हर एक पोल पे जो है क्रोमोजोम को खींच के ले जाने वाला कौन है? स्पेंडल फाइबर। तो इट इनिशिएट द सेल डिवीजन, ठीक है ना। अब एक पाई चार्ट है, उसमें सारे के सारे चीज़ें मैं समराइज कर देता हूँ पूरे के पूरे। और क्या होता है बेटा यहाँ पे, और कंडीशन है कि इसका मतलब है कि ये सारे चीज़ें बन रहा है तो in this phase cell organelle are also, cell organelle are also, ठीक है ना, duplicated as like, कौन सा हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी, ये सारे के सारे चीज़ बन रहा है। इसका मतलब है कि ये सब के सब चीज़ बताते हैं कि इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, इट लीड्स टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रहा है। अब क्या माजरा है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप कैसे काउंट कर सकते हैं? तो सेंट्रोमियर के नंबर को गिन करके आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पे कितना है। ये बातें आप बता सकते कि कितना क्रोमोसोम है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द सेंट्रोमियर। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या कह सकते हो आप? यहाँ पे एक पाई चार्ट से मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ तीनों फेज को, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे आपका, मैंने क्या बोल दिया, सबसे बड़ा और वेरिएबल फेज होता है कौन सा? G1 फेज। और ये क्या होता है कि इसमें सारे चीज़ बनेंगे, ATP, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, RNA, ये सब के सब चीज़ें बन रहे हैं यहाँ पे। ये सारे चीज़ क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं, बनते हैं, ये सारे चीज़ें बने। अब कंडीशन क्या है कि प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन? तो दोनों, हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा क्या? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों के दोनों फॉर द रैपिंग ऑफ द क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि जैसे अपन बात करें तो ये वेरिएबल फेज होते हैं, 6 to 15 आवर्स के लिए जो है ये फेज चलते हैं। तो सबसे वेरिएबल मतलब कि मोस्ट वेरिएबल फेज ऑफ द सेल साइकिल और इंटरफेज, इतने बात हमने करा था, याद है? ठीक है।
अब कंडीशन क्या है कि इसमें जैसे ही बात करेंगे कि ये बहुत ही वेरिएबल होता है, सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बदलते रहता है। ये तो हमारे इस फेज की बात हो गई। दूसरा हमारे को जानना है किसका, सिंथेसिस फेज, एस फेज का। और एस फेज के कंडीशन में सिंथेसिस होता है किसका, डीएनए का। इसका मतलब है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज होंगे, न्यूली सिंथेसाइज होगा डीएनए, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके दो फेज होते हैं, एक तो क्या मतलब कि अर्ली एस फेज और दूसरा है लेट एस फेज। तो लेट एस फेज में क्या होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन बनते, हेटेरोक्रोमेटिन बनते। और दूसरा कंडीशन है कि सेंट्रोजोम का भी क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे इसके कंडीशन में अर्ली में यूक्रोमेटिन बनते और इसमें बेटा वो मतलब कि आरएनए भी बनते, प्रोटीन भी बनते। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, तो इसको रैप करने वाला, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा हमारा हो गया क्या, सिंथेसिस फेज। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है बट क्रोमोसोम नंबर सेम है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा G2 का। G2 के कंडीशन में क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेल भी बनेगा। तो इसका मतलब है कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है बेटा, प्रोटीन एंड आरएनए। यहाँ पे इससे रिलेटेड एंजाइम भी बनेंगे। और एंजाइम का कंडीशन क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, एंडोन्यूक्लिएज, बहुत सारा एंडोन्यूक्लिएज। ये बातें समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आरएनए प्रोटीन का बनना, प्रोटीन कौन सा भैया बता दिए हैं। चलिए यहाँ पे दूसरी बात है कि डीएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस और इसमें कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट, पी मेट, पुराना चट्टाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे छोटा सा बात करें कि एक्सटेंशन हो गया था G0। तो G0 इज अ लाई इन द G1 फेज, G0 इज अ पार्ट ऑफ G1 फेज, G0 इज अ पार्ट ऑफ G1 फेज। क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं अक्सर। इसके कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ से एक सेल लिया, स्टार्ट किया, तो चलते यहाँ तो हमारा इंटरफेज, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हो गया। ये कैरियोकाइनेसिस के एंड होते होते ये क्या बन गया, 2 सेल बन गया। तो हो सकता है कि एक सेल जो है साइकिल में कंटिन्यू कर जाए और एक सेल डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहाँ, G0 में चले जाए। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेरी एंड परमानेंट जो है इस फेज में रह जाते हैं और क्या करते हैं, सेल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सेल का डिफ्रेंशिएशन G0 को G0 और क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ये टोटल का टोटल आपका इंटरफेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आता है, व्हाई सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करो जल्दी क्विक।